हेलो दोस्तों, ओके जॉब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं दोस्तों वन लाइनर क्वेश्चन की वाली सीरीज, तो उसको आगे बढ़ाते हुए हम लोग पार्ट नंबर 2 आपके लिए लेके आए हैं। पहले आप लोग इसको पढ़ने से पहले पहला वाला पार्ट नंबर 1 देख लेना, जिससे आप लोगों को इसको समझने में बड़ी आसानी हो। ठीक है, हमने 30 क्वेश्चन कर लिए थे उस सीरीज में। आज हम जो क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं दोस्तों 31 से स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग देखिएगा कि फर्स्ट जो हमारे पास 30 नंबर क्वेश्चन है, दाब का मात्रक है दोस्तों। ये मात्रक क्या है दोस्तों? पास्कल। देखो, दाब का जो मात्रक होता है दोस्तों क्या होता है? पास्कल। या आपको दोस्तों अगर पास्कल नहीं मिले पेपर में, तो क्योंकि आपको पता है कि द्रव बराबर क्या होता है दोस्तों? बल बटे क्षेत्रफल। तो आपको हो सकता है ऐसा, अगर आपको मिल जाए तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी आप कर सकते हो, क्योंकि बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। और एरिया का मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर। तो वो भी आपका करेक्ट आंसर होगा। खाने पकाने का बर्तन होना चाहिए दोस्तों उच्च विशिष्ट ऊष्मा का, और एवं विशिष्ट ऊष्मा कैसी हो दोस्तों? उसकी ज्यादा हो, और निम्न क्या हो तो उसकी चालकता हो। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप कितना कैसे क्या होता है? देखो, ऊंचाई से अगर गिरेगा तो उसका ताप क्या हो जाएगा दोस्तों? बढ़ जाता है। आगे हम लोग देखते हैं कि केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक होता है। केल्विन तापमापी में बर्फ का जो गलनांक होता है दोस्तों, वो कितना होगा? अब बताओ, बर्फ का गलनांक माइनस के 0 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब माइनस के कितना हो जाएगा? 0 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं है दोस्तों, इसने गलनांक पूछा है, केल्विन में पूछा है। ठीक है, हमारे पास नॉर्मली गलनांक की हम लोग बात करते हैं दोस्तों। देखो, गलनांक हमारे पास होता है किसी भी तरल का, किसी भी हम लोग जल का, ये किसने पूछा? हमने बर्फ का पूछा है। तो बर्फ दोस्तों बताओ 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर तो बर्फ जमती है। हम लोग उस हिसाब से देखेंगे तो हमारे पास चीज़ें कितनी में निकल के आएंगी? माइनस के 0 डिग्री केल्विन आएगी। कितनी आएगी? माइनस के 0 डिग्री केल्विन। वॉटी शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है दोस्तों? ये ग्रीक शब्द है हमारे पास। ये दोस्तों कैसा शब्द है? ये हमारे पास कौन सा शब्द है? ग्रीक है। जो हम लोग याद करेंगे उसको, ये ग्रीक शब्द दिया हुआ है, तो आप लोग इसको समझ लें। तो ग्रीक है। क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? रेडियो धर्मिता। रेडियो एक्टिव जो है ना, मतलब जो हमारे पास रेडियो एक्टिवता होती है ना दोस्तों, या रेडियो धर्मिता होती है, उसका जो यूनिट है वो क्या है दोस्तों? क्यूरी है। किस रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक सबसे कम होती है? किसकी होती है दोस्तों? बैंगनी की होती है सबसे, क्योंकि विबग्योर में हम लोग चलते हैं, V2R चलते हैं दोस्तों। तो V2R में हम लोग देखते हैं V2R की जो सीरीज चलती है, V मतलब बैंगनी, R B मतलब क्या होता है दोस्तों? बैंगनी, और इसका तरंगदैर्ध्य कम होता है, R का क्या होता है? ज़्यादा। तो इसको हम लोग देखेंगे। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल दिया जाए तो कमरे का ताप दोस्तों क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। कमरे का ताप क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत सारे में, ये कल ही मैंने आपको क्वेश्चन कराया था वीडियोज़ में, कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अब तुम फ्रिज कूलर ले आए तो हमें जरूरत कहाँ है। तो ऐसा नहीं कि फ्रिज का दरवाजा खोल दिया तो अब ठंडा कर देगा दोस्तों। फ्रीजर को ठंडा करने के लिए ले आए हैं उसको, और वो ज़्यादा उस पर ठंडा करवाओगे तो वर्क ज़्यादा करेगा ना वो, इसलिए उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं दोस्तों? 7। कितने होते हैं? 7। वही वेबिगोर वाला कंसेप्ट है। सिंपल पेंडुलम का आवर्तकाल क्या होता है? 2 सेकंड। कितना होता है? 2 सेकंड। भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? बेंगलोर में है दोस्तों। ध्वनिक विमानों की चाल क्या होती है दोस्तों? ध्वनि की चाल से दोस्तों क्या होती है? अधिक होती है। मैंने आपको बताया था, इस तरीके से कहा था कि अगर दोस्तों ध्वनि की चाल हम लोग देखते हैं कि अगर m का मान दोस्तों ग्रेटर देन क्या हो जाए? 2। अगर 2 से अगर ज़्यादा हो जाए दोस्तों, तो हम लोग उसको किस में ज्ञात करते हैं? पराध्वनिक में। ठीक है, जो हमारे पास विमान ये जो होते हैं ना, एक होता है हाइपरसोनिक, ये होता है दोस्तों सुपरसोनिक। अगर m का मान, ये मैक नंबर होता है दोस्तों, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? मैक संख्या के नाम से जानते हैं। और ये मैक संख्या है ना दोस्तों, इसमें हमारे पास अगर ये बात देखते हैं कि हम लोग 5, अगर 5 से भी ये दोस्तों ज़्यादा हो जाएगी तो उस केस में हमें समस्या हो जाएगी। तो ये ध्यान रखना है। आगे हम लोग देखो बात करेंगे भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई होती है 36,000 किलोमीटर। कितनी होती है? 36,000 किलोमीटर होती है। ये चाहे भू स्थिर उपग्रह हो दोस्तों, और चाहे कौन सा उपग्रह हो? भूतुल्यकालिक उपग्रह हो। चाहे तो भू स्थिर उपग्रह हो, चाहे हमें क्या हो? भूतुल्यकालिक उपग्रह हो। तो उस केस में हम लोग देखेंगे 36,000 हमारे पास हाइट आएगा आपका, वो आपको ध्यान रखना है। आगे देखो, चिकित्सा शास्त्र के, ये दोस्तों चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? हिपोक्रेटस। ठीक है, एक वैज्ञानिक है, उनका नाम है ये, हिपोक्रेटस है ये। ठीक है, ये कैरेटस नहीं है, क्रेटस है ये, ध्यान रखना। यहाँ पर इसने कई सारी अशुद्धि की है, तो ये आपको ध्यान रखना है। कार में रेडिएटर का कार्य क्या होता है दोस्तों? इंजन को ठंडा रखना। रेडिएटर काम क्या करता है एक बार बताओ? रेडिएटर काम क्या करेगा भाई? रेडिएटर तो कार को क्या करेगा? ठंडा करेगा, जिससे वो हीट ना हो। देखो आगे करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 46। मनुष्य के शरीर का ताप कितना होता है बताओ? 37, या आपको ज्यादा ही करेक्टनेस पूछे तो 36.9 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। ये आपको ध्यान रखना है। 37 मतलब हो गया 37 डिग्री सेंटीग्रेड, या आपसे कहेगा तो आप कहोगे 36.9। ये तो एक आप लोगों ने नवी 10 में, आप लोगों ने 7वीं 8वीं में पढ़ लेते इस क्वेश्चन को, तो नॉर्मली याद होना चाहिए। आगे दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट, देखो दूर में मतलब क्या होता है दोस्तों? जैसा इस रोग में नाम होता है ना, वैसा इसका काम होता है, उल्टा काम होता है। दूरदृष्टि दोष में दूर की तो दिखाई देती लेकिन निकट की नहीं दिखाई देती है। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। किताब के ऊपर रखे किसी लेंस को ऊपर उठाने पर यदि
मुद्रित, ठीक है, यदि मुद्रित अगर अक्षरों का आकार बढ़ता हुआ दिखाई देता है तो लेंस कौन सा होता है? उत्तल। कौन सा होता है दोस्तों? उत्तल होता है। जैसे हम लोगों ने ना चश्मा है, मान के चलो चश्मा है, चश्मे में क्या हो रहा है, आपने कोई बुक उठाई और उस पर कोई काम, उस पर क्या लिख रहा है, एबीसीडी वगैरह कुछ लिख रहा है, तो उस केस में आप लोग जब बुक को उठाओगे तो वो अक्षर आपको कैसे दिखाई देंगे? बड़े दिखाई देंगे। तो उसका केस हमारे पास क्या होगा? वो कैंसा लेंस होगा? उत्तल होगा। यदि किसी लेंस से अक्षरों का आकार छोटा दिखाई देता है तो वो कौन सा होगा? अवतल। तारे दोस्तों टिमटिमाते हैं, उसका कारण क्या है? अपवर्तन। किसके कारण टिमटिमाते दोस्तों? ये अपवर्तन के कारण आपको टिमटिमाते हुए दिखाई देंगे। आगे देखो क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 51 दोस्तों। 51 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा एक आवेश रहित कण है? वो कौन है दोस्तों? न्यूट्रॉन। क्या है वो? न्यूट्रॉन है, जिस पर आवेश नहीं होता। क्वेश्चन नंबर देखो 52। पौधे की आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है? बताओ, पौधे की आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाएगा? शारीरिकी। क्या कहलाएगा दोस्तों? शारीरिकी कहलाएगा। तो आप लोग देख रहे हो यहाँ पर हम लोग देखो, तो मैं इसको थोड़ा सा ना और ऐसा कर देता हूँ बड़ा सा, जैसे आपको दिक्कत नहीं रहे समझने में, थोड़ा बड़ा दिखाई देगा ना आपको, तो कोई समस्या नहीं आएगी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 53। निम्न में से किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? बैगनी का होता है ना, क्योंकि जिस, देखो मैंने आपको बताया था लैम्डा हम लोगों ने 1/μ लिया था, तो अगर जिसका लैम्डा ज्यादा होगा उसका अपवर्तनांक कम होगा, जिसका लैम्डा कम होगा उसका अपवर्तनांक क्या होता है? ज्यादा होता है। तो बैगनी का लैम्डा क्या होता है? कम होता है, तो उसका अपवर्तनांक क्या हो जाएगा? ज्यादा। स्वच्छ जल से भरे तालाब की गहराई 3 मीटर प्रतीत होती है, तो यदि हवा के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 4/3 हो तो तालाब की वास्तविक गहराई का क्या होगा? 4 मीटर होगी। देखो इसमें ना हम लोग फॉर्मूला अगर लाएंगे तब जाके ये चीज़ आएगी हमारे पास, तो आपको करेक्ट आंसर क्या मिलेगा? 4 मीटर मिलेगा। लेंस की क्षमता का मात्रक, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या कहलाएगा दोस्तों? लेंस की क्षमता का मात्रक कहलाएगा डायप्टर। क्या कहलाएगा? और ये कुछ इस तरह का क्वेश्चन मैंने आपको कराया था, आप एक बार जाके देखना, अपने वीडियो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। ठीक है, लेंस की क्षमता का मात्रक आपको क्या होगा? डायप्टर कहलाएगा। देखो इसकी एक दोस्त है कौन? लेंस की जो क्षमता है उसकी एक दोस्त है कौन सी? ध्वनि की तीव्रता। और ध्वनि की तीव्रता किस में नापी जाती है? डेसिबल में नापी जाती है। आगे हम बात करेंगे रडार की कार्यप्रणाली निम्न सिद्धांत पर कार्य करती है दोस्तों, रेडियो तरंगों के परावर्तन पर। किस पर? रेडियो तरंगों का दोस्तों क्या होता है? परावर्तन। और इस प्रभाव को हम लोग कौन सा प्रभाव बोलते हैं? डॉपलर। कौन सा बोलेंगे? डॉपलर प्रभाव बोलेंगे। आगे देखो न्यूटन की गति के नियमों के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? अब देखो ये हम लोगों से ना ये इस तरीके से पूछा गया है, एक्चुअल में ये वन लाइनर नहीं है। इस क्वेश्चन से हमें एक समझ में आती है कि इसमें से ना हमको क्या चाहिए, हमको ऑप्शन चाहिए, तब जाके हम लोग सही कर पाएंगे। तो इसमें तो हम लोग सीधा दे रहे हैं कि जो भी क्वेश्चन होगा तो उसमें 3 तो गलत होंगे, जिसमें से हमारे पास कहा गया है कि द्वितीय नियम से बल की परिभाषा ज्ञात की जाती है, तो वो चीज़ हमको यहाँ पर मिल रही है। किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान की गति की स्थिति में किसी परिवर्तन का दोस्तों क्या करता है? विरोध करता है, जिसको क्या बोलते हैं? जड़त। देखो जड़त का मतलब होता है आलसपन। जड़त एक लैटिन भाषा के शब्द से बना है जो क्या है? इनर्शिया। और इनर्शिया का मतलब, इनर्शिया को जड़त बोलते हैं, तो इनर से बना। इनर का मतलब होता है दोस्तों आलस। क्या होता है? आलस। तो उसका मतलब यही होगा आलसी। क्या होगा? आलसी होगा। अब देखो ये क्या कहता है? अगर मैं स्थिर हूं तो स्थिर रहने दो, गतिशील हूं तो गतिशील रह दो, तुम लोग अपनी तरफ से कोई पंचायती मत करो जिससे हमें कोई दिक्कत हो। तो ये वो प्रॉपर्टी कहलाती है। आगे देखो क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 59 है। 59 की हम लोग बात करें कि लेजर के निम्न सिद्धांत पर कार्य करती है। लेजर दोस्तों विकिरण के उद्दीपन उत्सर्जन पर कार्य करती है। मतलब इसका जैसे जैसे ज़्यादा लेजर को हम लोग देखेंगे तो लेजर लाइट जो होती है दोस्तों क्या होता है? वो शाइनिंग करती है। ठीक है, उसमें उद्दीपन आता है तो वो उसका कितना उत्सर्जन होगा, उसके अंदर से कितनी हीट निकलेगी या कितनी ऊष्मा जो निकलेगी जिससे हमको कुछ दिखाई देगा लेजर लाइट से, तो वो उस सिद्धांत पर कार्य करती है। दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि देखो दोस्तों इसलिए सलाह दी जाती है, अगर दलदल हो गया है तो उससे कहेंगे तुम खड़े मत रहो, तुम क्या हो जाओ? लेट जाओ। दरअसल बात ऐसी होती है कि प्रेशर जो दाब होता है ना दोस्तों, दाब का फॉर्मूला मैंने अभी आपको, दाब बराबर क्या होता है? बल बटे क्षेत्रफल होता है। अगर दोस्तों अगर ये लेटेगा तो इसका जो कांटेक्ट एरिया है वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, जिससे दाब क्या हो जाएगा? कम। और दाब कम हो जाएगा तो ये जल्दी से ना दोस्तों उस दलदल में फंसेगा नहीं, मतलब इजी गोइंग तरीके से वो रह जाएगा। इसका कंसेप्ट दोस्तों ये है। ठीक है, आंसर क्या लग जाएगा कि क्षेत्रफल अधिक होने से दोस्तों दाब कम हो जाएगा। यही मैंने आपको फॉर्मूले से बताया, इसी में भी यही लिखा है। आगे बात करें, बर्फ के टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्योंकि देखो ऐसा ही सीन होता है ना, बर्फ की फैक्ट्री होती है तो वहाँ आपस में इस तरीके से सिल्लियों को ऐसे करके चिपका देते हैं तो वो चिपक जाती है। उसका कारण क्या होता है? क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। ठीक है, दाब अधिक होगा दोस्तों तो उसका गलनांक दोस्तों क्या हो जाता है? घट जाता है। उसका कारण ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, मोटर कार में शीतलन जो दर होती है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? शीतलन का जो नियम है
देखो ये ध्यान रखना, ये हमारे पास शीतलन की जो दर है, ठीक है, शीतलन की दर किस सिद्धांत पर कार्य करती है, वो किस पर करती है, संवहन। देखो कूलर हो गया, फ्रिज हो गया, एसी हो गया, हमारे ये सब चीजें ठंडा किस सिद्धांत पर करती है। मैंने आपको ऊष्मा संचरण की 3 विधि पढ़ाई थी, चालन, संवहन, विकिरण। तो उसमें से कौन से नंबर की आती है दोस्तों, संवहन आती है। और संवहन में पता है, जब बात अगर मोटर और कार की हो तो उसमें कौन सा संवहन आएगा, फोर्स। कौन सा आएगा, फोर्स कन्वेंशन आएगा। ये आपको ध्यान रखना है, कौन सा आएगा, फोर्स कन्वेंशन आएगा, जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है, केवल संवहन है। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 63, जीवित प्राणियों के शरीर में होने वाली निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रक्रिया पाचक क्रिया है, प्रोटीनों का अमीनो अम्ल में विघटन होना। देखो पाचन जो हम करते हैं दोस्तों, मैं आपको बात बताऊं, पाचन तंत्र पढ़ते क्यों है, पाचन तंत्र को हम लोग इन चीज़ों को पढ़ते हैं। हम भोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, प्रोटीन खाते हैं, प्रोटीन के साथ हम लोग वसी अम्ल खाते हैं, लेकिन हमारा शरीर दोस्तों कार्बोहाइड्रेट को सीधा एब्जॉर्ब करने के लिए, मतलब हमारे पास सीधा यूज नहीं ले सकता। उसको क्या करता है दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट को ना वो दोस्तों माल्टोज में तोड़ता है, माल्टेज से दोस्तों हम उसको एमाइलेज में तोड़ते हैं, तब जाके हमको वो ग्लूकोज के रूप में मिलता है। तो ये सारी चीज़ें होती है। ऐसे ही प्रोटीन को दोस्तों किस में तोड़ा जाता है, अमीनो अम्लों में तोड़ा जाता है, तब छोटे छोटे उसके भाग हम लोग करते हैं, तब चीज़ें हमारे पास आगे बढ़ती है। ऐसे ही वसी अम्लों को दोस्तों बसा में तोड़ा जाता है, ठीक है, सॉरी बसा को किस में तोड़ा जाता है, बसी अम्लों में तोड़ा जाता है। उसके लिए अलग अलग दोस्तों क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, जो हमको आगे जब हम लोग पढ़ेंगे ना, मैंने आपको जो पढ़ाए थे तो आपको दिख जाएंगे कि कौन कौन से एंजाइम्स थे, आपको प्रत्येक चीज लिखवाई थी, ध्यान है आपको, तो वही चीज है। आगे देखो इसमें प्रोटीन है वो दोस्तों किस में विघटन हो जाता है, इनका पाचन में। प्रोटीन किसकी बनी होती है, अमीनो अम्लों की। प्रोटीन का काम क्या होता है दोस्तों, मेंटेनेंस का। किसका काम होता है, मेंटेनेंस का होता है, तो वो ध्यान रखना है। एक टेलीविजन में दूरदर्शन नियंत्रण के लिए किस प्रकार के विद्युत चुम्बकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है दोस्तों, हर्ट्ज या मतलब दोस्तों आप तो ये याद रखना, जो हमारे पास जिनकी तरंग दैर्घ्य क्या होती है, कम, लघु तरंग दैर्घ्य का हम लोग क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। मेथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थित है वह क्या है, बृहस्पति। मेथेन देखो मेथेन जो है किस ग्रह में ज्यादातर उपस्थित होती है, ये पाई जाती है दोस्तों बृहस्पति के ऊपर हमारे पास मिलेगी। प्रोटीन हमारे पास के पाचन में सहायक एंजाइम है ट्रिप्सिन। दोस्तों आपको बताऊं मैं कि ये जो क्वेश्चन दिया गया ना, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये दोस्तों टाइपिंग में, इस टाइपिंग वाले ने तो हद ही कर दी है, ठीक है। ये प्रोटीन हमारे पास है, ठीक है। प्रोटीन को दोस्तों अमीनो अम्लों में तोड़ने वाला, प्रोटीन को अमीनो अम्लों में तोड़ने वाला एंजाइम क्या कहलाएगा दोस्तों, प्रोटीनों को अमीनो अम्ल में तोड़ने वाला एंजाइम दोस्तों क्या कहलाता है, ट्रिप्सिन कहलाता है। क्या कहलाता है, ट्रिप्सिन कहलाता है। तो ये हमारे पास आंसर होगा। देखो उन देशों में जहाँ के लोगों का मुख्य खाद्यान्न पॉलिश किया हुआ चावल होता है, तो वो लोग किस रोग से पीड़ित होते हैं। देखो अपन लोग चावल भी खाते, चावल एक हल्का भोजन है, अगर उसके ऊपर पॉलिश वगैरह कर दे तो उसमें दोस्तों क्या हो जाती है, चीज़ों की कमी हो जाती है, और उसको वैसे ही खराब क्वालिटी की चीज़ों को क्या कर देते हैं दोस्तों, शाइनिंग करके चमका देते हैं। तो उससे ज़्यादातर कौन सा रोग होता है दोस्तों, वेरी कौन सा होता है, वेरी रोग होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। मांसपेशियों में निम्नलिखित में से किसके एक तरह होने से थकान होती है दोस्तों, वो कौन सा कारण होता है, लैक्टिक अम्ल। कौन सा होता है, अरे ये मैंने आपको बताया था ना कि लैक्टिक अम्ल होगा दोस्तों, वो क्या कारण होगा कि जैसे आप लोग कोई अम्ल है, ठीक है, उसमें एक चीज़ है कि आप ज़्यादा एक्सरसाइज करोगे, ज़्यादा एक्सरसाइज करोगे तो उसमें दिक्कत होगी ना। ज़्यादा एक्सरसाइज करोगे तो दोस्तों हमारी मांसपेशियों में दोस्तों क्या होने लगता है, दर्द होने लगता है। और मांसपेशियों में दर्द होगा तो वो किसका कारण बन जाएगा, मांसपेशियों में जो दर्द होगा दोस्तों वो कारण बनेगा किसका, दर्द हमारे पास लैक्टिक अम्ल का, ठीक है। तो लैक्टिक अम्ल ज़्यादा जमा होने से मांसपेशियों में वो दर्द का अनुभव कराता है। देखो यहाँ प्रकाश वर्ष होता है दोस्तों, प्रकाश जो वर्ष है दोस्तों, प्रकाश नहीं प्रकाश होता है दोस्तों, ये प्रकाश वर्ष होता क्या है बताओ। आप देखो बच्चे कहाँ कंफ्यूज होते हैं दोस्तों, वर्ष लिख रहा है, आपसे पूछा जाता है कि प्रकाश वर्ष है क्या। वर्ष दोस्तों समय का मापन नहीं करता दोस्तों, ये दूरी का मापन करता है। और ये दोस्तों कैसी इकाई होती है, खगोलीय इकाई होती है। सूर्य के केंद्र से पृथ्वी के केंद्र के बीच की जो दूरी होती है वो क्या होती है दोस्तों, प्रकाश वर्ष कहलाती है। ये आपके दिमाग में होनी चाहिए डेफिनेशन, अदरवाइज आप क्वेश्चन गलत कर दोगे। सूर्य के केंद्र से पृथ्वी के केंद्र के बीच की दूरी क्या कहलाती है दोस्तों, प्रकाश वर्ष कहलाती है। तो हमारे पास आंसर क्या होगा, देखो एक वर्ष में हम लोग, एक वर्ष में प्रकाश द्वारा, देखो ये भी सही बात है कि एक वर्ष में जो प्रकाश द्वारा दूरी तय की जाती है, वो तय की जाने वाली दूरी भी क्या कहलाती है दोस्तों, प्रकाश वर्ष कहलाती है। समुद्र की गहराई मापने के लिए कौन से उपकरण का उपयोग किया जाता है, फेदोमीटर का। देखो इसको आप ध्यान रखना कि दोस्तों अगर हम जनरली रूप से अगर समंदर में हम लोग लंबाई नापते हैं तो मीटर दूरी इसमें नाप लेते हैं, ठीक है, लेकिन मील में भी नाप लेते हैं। बात अगर दोस्तों समंदर की हो तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, ये जो लंबाई है ना मील की जगह किस में नापी जाती है, नॉटिकल मीन में इसको नापा जाता है, ठीक है। किस में नापा जाता है, नॉटिकल मीन में इसको नापा जाता है। आगे देखो कंप्यूटर की आईसी चिप किस पदार्थ की बनी होती है, ये तो आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत आता है पेपर में। सिलिकॉन, क्योंकि दोस्तों सिलिकॉन दोस्तों क्या होता है,
ये सेमीकंडक्टर है, क्या है, अर्धचालक है, और ये ऊष्मा का क्या होता है, सुचालक होता है। तो इस कंडीशन में हम लोग को कोई भी दूर संचार विभाग या इस तरह की चीज़ें देखनी है तो उसको हम लोग किसका बनाते हैं, सिलिकॉन का। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों, वह काल्पनिक रेखा जो फोकस एवं पोल से गुजरते हुए गोलाकार दर्पण पर पड़ती है तो वह क्या कहलाती है दोस्तों। देखो, फोकस और पोल से गुजरने के बाद किससे गुजरेगी, फोकस और इस प्रकार के हमारे पास कोई दर्पण है, मान के चलो हमने दर्पण को ऐसा मान लिया, और दोस्तों वो किससे निकल गई, इस तरीके से, ठीक है, ऐसे निकल गई। ये दर्पण है हमारा, इस तरीके से बाहर की तरफ पॉलिश कर रखा है, मान के चलो यहाँ है, ठीक है। ये कौन सा हो गया, अवतल। और ये दोस्तों हमारे पास अगर किसी वह काल्पनिक जो पोल से गुजरने के बाद, तो यहाँ ध्रुव हो गया, यहाँ फोकस हो गया, ठीक है, ध्रुव से भी गुजर गई, फोकस से भी गुजर गई, तो अब बताओ वो क्या होगी, वो दोस्तों मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है, समांतर, ठीक है, वह कहलाती है मुख्य अक्ष। अच्छा सॉरी, ये यहाँ से पूछ रहा है, ये ध्रुव से भी निकलेगी और किससे निकलेगी, फोकस से भी निकलेगी। इससे और इससे निकलने वाली रेखा क्या कहलाएगी, प्रिंसिपल अक्ष कहलाएगी। ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना। इसमें अपन लोग सोच रहे थे कि यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों, हम लोग सोच रहे हैं कि यहाँ पर ये चीज़ें हो रही है कि हमारा इमेज बन रहा है, यहाँ ऐसा नहीं है। इसको और इसको मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष या प्रिंसिपल अक्ष बोलते हैं दोस्तों इसको। कितनी बार आपको बताया था, तो क्वेश्चन को देख के घूम मत जाना आप लोग, ठीक है, जैसे ही घूमोगे तो दिक्कत हो जाएगी। अब हम बात करते हैं कि अगर किसी वस्तु का फोकस अवतल दर्पण पर पड़ता है तो उसकी छाया कैसी बनेगी, बताओ। अब आप बताओ, अगर दोस्तों अगर किसी वस्तु जो है वो कहाँ पर है, फोकस पर, कोई वस्तु अवतल दर्पण में, देखो मैंने कहा ना, चाहे उत्तल हो चाहे अवतल, चाहे उत्तल हो चाहे अवतल, और चाहे लेंस हो चाहे दर्पण, जब वस्तु अगर अनंत पर है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस पर। अगर दोस्तों फोकस पर है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, उसका अनंत पर। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर ये वस्तु दोस्तों फोकस पर होगी तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इस तरीके से अनंत पर। यहाँ से किरण जाएगी और वो वापस से कैसे जाएगी, ऐसे। तो हम कह नहीं सकते कि ये कहाँ मिलेंगे, मतलब अनंत पर्टिकुलर कोई संख्या नहीं होती दोस्तों, एक मान होता है जिसको हम लोग माप नहीं सकते हैं, तो वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये हमारे पास देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 73। अब हम बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 74 की। क्वेश्चन नंबर 74 क्या कह रहा है, वह धातु जो अम्ल और क्षार के साथ क्रिया करके क्या हाइड्रोजन निकालती, क्या कहलाती है, जिंक है दोस्तों। कौन सी है, जिंक है। धातुएं अम्ल और क्षार के साथ क्रिया करके दोस्तों, अम्ल के साथ क्रिया करके या क्षार के साथ क्रिया करके, ध्यान रखना, हाइड्रोजन गैस का क्या करती है, उत्सर्जन करती है। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग, ठीक है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था दोस्तों, लेमार्क एवं ट्रेनिमैरस ने। ये क्वेश्चन मैंने आपको लिखाया है, ठीक है, ये क्वेश्चन तो मैंने आपको भी लिखाया है, तो ये आपको ध्यान रखना, एज इट इज ऐसे ही पेपर में छप के आ गया है। तो जब आप लोगों से पूछा जाए ना कि बायोलॉजी के जनक कौन है, तो आप क्या आंसर देते हो, अरस्तु। लेकिन आपसे पूछा जाता है कि जंतु विज्ञान के जनक कौन है, तो भी आंसर आप अरस्तु देते हो। लेकिन बात अभी थोड़ी देर पहले की थी कि वनस्पति विज्ञान की बात आ जाए तो आप आंसर क्या दोगे, ट्रेनिवेरस। क्या आंसर दोगे, ट्रेनिवेरस दोगे, पहली चीज। दूसरी चीज है कि जीव विज्ञान का जो प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, लेमार्क और ट्रेनिवेरस ने किया था। किसने किया था, लेमार्क और ट्रेनिवेरस ने किया था। कार्य का मात्रक दोस्तों क्या होता है, बताओ। कार्य के अगर मात्रक की मैं बात करूंगा यहाँ पे, कार्य का मात्रक क्या होगा, कार्य का मात्रक होगा दोस्तों जूल। प्रकाश वर्ष की जो मात्रक है, ठीक है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है दोस्तों, दूरी की। किसकी इकाई है, दूरी की इकाई है। एक ही प्रकार के, या हम लोग लिख सकते हैं दोस्तों, एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ क्या कहलाता है, तत्व। अगर दोस्तों परमाणु मिलकर के किसका निर्माण करते हैं, तत्वों का। तत्व किसका निर्माण करते हैं दोस्तों, यौगिकों का। और यौगिक से किसका निर्माण होता है दोस्तों, पदार्थों का निर्माण होता है। तो ये आप लोग सीक्वेंस याद रखना। जिससे बायोलॉजी में हम लोग कहते हैं ना, कोशिका, कोशिका से क्या मिलता है दोस्तों, ऊतक, ऊतक से क्या बनेगा, अंग, और अंग से क्या बनेगा, अंग तंत्र, और अंग तंत्र से किसका निर्माण होगा, शरीर का निर्माण होगा। ये आपके दिमाग में ये भी चीज़ क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि छोटी छोटी बातें जो एग्जाम में आती है वो आपको याद होनी चाहिए। अब देखो यहाँ बात हम लोग कर रहे हैं दो या दो से अधिक तत्वों के समान मात्रा में, ठीक है, समान मात्रा है ये दोस्तों। समान मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में सहयोग करने से बना पदार्थ का कहलाता है यौगिक। मैंने आपको यही बताया कि दोस्तों अगर हमसे पूछा जाए कि अगर दो परमाणु मिलकर दोस्तों किसका निर्माण करते हैं, तत्वों का। किसका निर्माण करते हैं, तत्वों का। अगर दोस्तों दो तत्व आपस में मिलेंगे तो किसका निर्माण करेंगे, यौगिक का। अब आपसे सवाल ये भी आ जाए कि यौगिक अगर मिलेंगे तो किसका निर्माण करेंगे, पदार्थ का। तो ये बात ध्यान रखना। किसी ध्वनि स्रोत से, ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है दोस्तों, यह लिखा हुआ है किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाला उतराव चढ़ाव को क्या कहते हैं, डॉपलर प्रभाव। देखो मैंने आपको जब समझाया था तो मैंने आपसे कहा था कि डीजे बजेगा, तो डीजे कैसे बजेगा दोस्तों। अब हमारे पड़ोसी के घर पर डीजे बज रहा है तो हम लोग डीजे कभी तो पास जाते हैं या डीजे हमारे पास आता है। इसका मतलब ये है दोस्तों, कभी स्रोत के पास, श्रोता कौन होता है, सुनने वाला। स्रोत कौन होता है, ध्वनि को उत्पन्न करने वाला। अगर श्रोता दोस्तों अगर हमें, तो हम अगर डीजे के पास जाते हैं तो हमको ध्वनि तेज सुनाई देती है, हम डीजे से दूर आते हैं तो ध्वनि हमको कम सुनाई देती है, ठीक है, उसकी तुलना में कम सुनाई देती है जितना हमको नज़दीक सुनाई देती है, पहली चीज़। दूसरा, अगर डीजे हमारे पास आता है तो उस कंडीशन में भी हमको ज़्यादा सुनाई देती है।
डीजे हमसे दूर जाता है तो हमको उसमें कम सुनाई, पास आता तो ज़्यादा और दूर जाता है तो कम। तो दोस्तों इस आधार पर हम लोगों ने देखा कि ध्वनि की जो तीव्रता है ना दोस्तों, उसमें क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। तो ध्वनि की तीव्रता में, आवृत्ति में, ठीक है, तीव्रता नहीं, आवृत्ति में जो आभासी परिवर्तन होता है, उतराव और चढ़ाव होता है, उसको मेजरमेंट करने के लिए दोस्तों क्या कहा जाता है, डॉपलर ने उसका एक हम लोगों को नियम दिया, और वो किस नाम से कहलाया दोस्तों, डॉपलर प्रभाव के नाम से कहलाया। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग आप लोगों के लिए सेकंड नंबर जो पार्ट है वो कंप्लीट हो गया है, जिसके अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 80 तक कवर कर लिए। हम जब अब मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से पार्ट नंबर 3 के साथ। आप लोग तब तक बने रहिएगा इस प्रकार की वीडियोस देखने के लिए। आपको सीरीज तो देखनी ही पड़ेगी, क्योंकि आपका ना देखो साइंस में आपका हाथ अगर तंग है तो आपको इसे देखने से आप बहुत मजबूत हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। इसके अंदर इतने सारे क्वेश्चंस हैं, कम से कम आप लोगों ने खुद से तो पढ़ेंगे नहीं, लेकिन मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो एटलीस्ट पढ़ लेना। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सीरीज के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।